हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। इसलिए कि अब चंद दिनों की बात है, बोर्ड का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। 2 फरवरी से बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। आप लोग उसी हिसाब से अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो आइए मैं आप लोगों को आज 2021 में बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसका आंसर बता देते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे और हो सकता है इससे भी कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, कुछ शॉर्ट बन जाए, कुछ लॉन्ग बन जाए और कुछ ऑब्जेक्टिव बन जाए। तो आइए हम आपको 2021 में पूछे गए प्रश्नों के आंसर हम आपको बताते हैं, ताकि आपको इसका कुछ फायदा हो जाए बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो मेरे बच्चों आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है जीएमओ पर प्रकाश डालें। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये क्या है मेरे बच्चों? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का आंसर होगा कि ऐसे जीव जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बाहरी जीन को प्रवेश कराकर उसके गुणों में हेराफेरी किया गया हो या उसके गुणों में परिवर्तन किया गया हो, तो वैसे जीव को हम जीएमओ कहते हैं। जैसे बीटी कॉटन है, रोजी काउ है, ये सब जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसके अंदर चूंकि जीन को प्रवेश कराया गया है तो बीटी कॉटन है, बीटी टोबैको है, बीटी पोटैटो है, ये सारे जीएम क्रॉप होते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, आपको टीएस ऑफ ओवरी का नामांकित बनाना है। देखिए ये जो टीएस ऑफ ओवरी है, इसका इस तरह का हम लोग ओवरी का नामांकित चित्र बनाते हैं। ये ओवरी है, ह्यूमन ओवरी है, और ये ह्यूमन ओवरी का टीएस ऑफ ओवरी, इसके अंदर आफ्टर एमसी पहले फॉलिकल सेल बनते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल सेल बनते हैं, और सेकेंडरी फॉलिकल सेल से जो है टर्सरी फॉलिकल सेल बनते हैं, फिर इसके बाद मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल बनते हैं, ये मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल बनते हैं। इसके बाद जब ओवुलेशन की क्रिया हो जाती है, जब ओवम बाहर निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte होता है, जब ये बाहर निकल जाता है ओवुलेशन की क्रिया जब हो जाती है, तो ओवुलेशन क्रिया के बाद ओवरी में कॉर्पस लुटियम बनते हैं, और ये कॉर्पस लुटियम भी विकसित होते हैं, और विकसित होने के बाद तब यहाँ से कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें हम लोग इसको प्राइमरी फॉलिकल से पीएफसी, इसको हम लोग बोलते हैं एसएफसी बोलते हैं, इसको हम लोग टीएफसी बोलते हैं, और इसको हम लोग मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल बोलते हैं, ग्राफियल फॉलिकल बोलते हैं। तो ये हो गया आपको टीएस ऑफ ओवरी का नामांकित चित्र होता है कि इसके हम लोग ह्यूमन के टीएस ओवरी का नाम, सिर्फ नाम लिखना है, वर्णन नहीं करना है। ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। 2021 में हम इतना बना देंगे, 2 मार्क्स सॉलिड आ जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब आइए तीसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल है एमनियोसिस क्या है, इसके कारक और इनका नाम बताएं एवं इसके रोग के लक्षण का। एमीबियासिस, तो देखिए एमीबियासिस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट्री भी बोलते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक परजीवी के द्वारा होता है। ये एक प्रकार का प्रोटोजोन होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोन के द्वारा डिसेंट्री या अमीबियासिस होता है। ये अमीबियासिस एक प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं। इनके लक्षण है कि बार बार शौचालय जाना, पेट में ममोरे के साथ दर्द होना, स्टूल का पतला होना और भूख में कमी होना।
ये लक्षण है अमीबियासिस का। अब आइए चौथा सवाल है। चौथा सवाल हम लोगों को है इसमें, चौथा सवाल में है एलर्जी। एलर्जी क्या है? तो आइए मेरे बच्चों एलर्जी के बारे में जाने कि एलर्जी क्या है। एक प्रकार का घृणात्मक रोग होता है। एलर्जी घृणात्मक रोग है और एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक को हम एलर्जेन कहते हैं। जिसके कारण एलर्जी रोग होगा हम उसको एलर्जेन कहते हैं। और देखिए एलर्जी जो होता है वो विटामिन जो एंटीबॉडी IgE के कारण होता है। जब एलर्जेन शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में मांस सेल को प्रभावित करता है और जब मांस सेल प्रभावित होते हैं तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये दोनों रसायन स्रावित होते हैं। तो हिस्टामिन के मुख्य रूप से हिस्टामिन के स्रावित होने पर ही एलर्जी नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग ये एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी मोलेकुल का हमको नामांकित चित्र बनाना है। देखिए एंटीबॉडीज का नामांकित चित्र कैसे बनेगा। एंटीबॉडीज जिसको हम लोग IgA भी कहते हैं, तो एंटीबॉडीज IgA इसमें जो नामांकित चित्र बनाना है ये आपको ये एंटीबॉडीज का नामांकित होता है। इसमें दो पेप्टाइड पूरे जो है चार एंटीबॉडीज में 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। चार पेप्टाइड चेन होते हैं, 4 पेप्टाइड चेन होते हैं जिसमें एक जो होता है हैवी और एक होता है लाइट। इसलिए हम इसको H2L2 चेन भी कहते हैं, H2L2 चेन भी कहते हैं। ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज मोलेकुल्स ये एंटीबॉडी मोलेकुल्स का नामांकित चित्र होता है। इसका सिर्फ वर्णन नहीं करना है, नामांकित चित्र बनाना हम लोग को, ठीक है। इसके बाद देखिए अब पांचवा सवाल। इसका देखिए पांचवा सवाल में एंटीबॉडी में छठा सवाल जो हम लोग को देखते हैं, छठा सवाल है जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है और भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 हॉट स्पॉट के नाम बताएं। तो देखिए जो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते किसको है कि धरातल का वह भूभाग जहां पर जैव विविधताएं अधिक हो और उसमें कोई एक भी कमी हो, किसी एक भी संसाधन की कमी हो, तो ऐसे स्थान को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले जो हॉट स्पॉट है उसमें 2 का नाम बताना है। तो देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। एक हो गया पूर्वी घाट और एक हो गया पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। ये 2 हॉट स्पॉट। हालांकि भारत में 3 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। तीसरा हॉट स्पॉट जो है वो इंडो बर्मा सीमा क्षेत्र। याद रख ले, इंडो बर्मा सीमा क्षेत्र। और ये भी याद रखें कि भारत में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 3 है और विश्व में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 34 होते हैं। अब देखिए 7वां है रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो मेरे बच्चों ब्लड के काम आप पहले भी जान चुके होंगे, हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी बता चुके हैं। और आप लोगों को जानकारी दे दें कि अहमद बायोलॉजी स्टडी सेंटर का सराही नमक गोदाम रोड में ऑफलाइन क्लास चल रहा है 6 जनवरी से, और इस्लामिया चौक पर 6 जनवरी से ऑफलाइन क्लास चल रहा है। वहां पर 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 का बैच है। जबकि नमक गोदाम रोड सराही में आपको सुबह 6 से 7, 7 से 8, 11 से 12 और दोपहर में 3 से 4 ये सारे के सारे बैच ऑफलाइन क्लास में चल रहा है और मजे से चल रहा है। जो बच्चे इच्छुक हो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए ऑफलाइन क्लास को, वो सहरसा के नमक गोदाम रोड सराही में या फिर इस्लामिया चौक के आप जो है आइडियल कैंपस में
क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको ब्लड के काम के बारे में जानना है। मैं आपको बता दूं कि ब्लड के काम अनेक होते हैं, जिसमें मुख्य काम है शरीर के तापमान को कांस्टेंट बनाए रखना। नंबर 2 में है पचे हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन। नंबर 3 में है हार्मोन का परिवहन। नंबर 4 में है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकना, जैसे ब्लड क्लॉटिंग को बना रखना। ब्लड क्लॉटिंग जब कटता फटता तो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करना। और 5वां काम होता है कि ब्लड में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो पैथोजेन से सुरक्षा में भी सहायक होते हैं। ये सारे काम हैं हमारे ब्लड के। 8वां सवाल देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव को। मेरे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग अभी देश में और देश के बाहर पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी तबाही मची हुई है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है मेरे बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग है विश्व स्तरीय वायुमंडलीय तापमान में जो अत्यधिक वृद्धि होती है, हम उस वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, विश्व स्तरीय तापमान में जो बढ़ोतरी है उस बढ़ोतरी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई प्रकार के प्रभाव जन जीवन पर पड़ता है। नंबर 1 में तो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि। नंबर 2 बाढ़ और वर्षा का अनियंत्रित होना। नंबर 3 खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित होना। और नंबर 4 जो है वो बांझता पशु में बांझता की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। और लोगों में असमय बुढ़ापा, ये सारे के सारे जो इफेक्ट हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम, ये 9वां सवाल है। कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम मेरे बच्चों, कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम जो है वो एक प्रकार के सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। और ये इस डिसऑर्डर में क्या होगा कि नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है। नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम की संख्या ये मेल के लिए XY होता है, परंतु यहाँ पर ये जब एक एक्स की वृद्धि हो जाएगी तो ये कहलाएगा कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम। और हम कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम को 44 + XXY के द्वारा दर्शाते हैं। और इसमें कुल क्रोमोसोम की संख्या जो हो जाती है वो 47 हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जब सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंतर्गत नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो हम उसे कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और ये सिंड्रोम सिर्फ मेल चाइल्ड में होता है। और मेल चाइल्ड में इस सिंड्रोम के कारण कई प्रकार की जो है वो व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उसके अंदर मेल के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज भी आ जाती है और उसके अंदर एस्टिलिटी भी आ जाती है। ये सब के सब कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। अब आइए 10वां सवाल है। 10वां सवाल है हम लोग को इनब्रीडिंग क्या है। इनब्रीडिंग देखिए, ऐसे तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में भी आपके पास क्वेश्चन होगा। यहाँ जो ये क्वेश्चन है ये जो इनब्रीडिंग है ये 10वां नंबर पर 9वां नंबर पर है और किताब में क्वेश्चन बैंक में। और ये कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम 10वां नंबर पर है। ये आगे पीछे हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर हम बता रहे हैं। तो आप देखिए इनब्रीडिंग क्या होता है। एक ही नस्ल के, याद रहे, एक ही नस्ल के मेल और फीमेल पशुओं के बीच जो ब्रीडिंग की क्रिया होती है हम उसे इनब्रीडिंग कहते हैं। फिर ध्यान सुनिए, एक ही नस्ल के मेल और फीमेल के बीच जब ब्रीडिंग की क्रिया होती है तो हम उसे इनब्रीडिंग कहते हैं। और ये एक प्रकार के पशु प्रजनन विधि होते हैं। इसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसके नए जो पशु होते हैं उसकी उत्पत्ति होती है। अब आइए हम लोगों को देखना है परखनली शिशु किसे कहते हैं या क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रकार के ART मेथड होते हैं। इस मेथड में प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में हम टेस्ट ट्यूब के भीतर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जायगोट का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जायगोट का निर्माण करते हैं।
और इस जायगोट को हम फीमेल के बॉडी में टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित कराकर हम बच्चे को जन्म करवाते हैं, जन्म दिलवाते हैं, विकसित कराते हैं। तो इस विधि से जो बच्चे जन्म लेते हैं हम उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग फीमेल जो स्टाइल फीमेल होती है, जो बांझ फीमेल होती है, उसमें संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गया? अब कह रहे मरुस्थलीय पौधे के इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या है। तो मेरे बच्चों ध्यान रहे, मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत नागफनी आते हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब उस पौधे में क्या इकोलॉजिकल एडेप्टेशन होगा, तो देखिए नंबर 1 उसके जड़ काफी गहराई तक जाएगा, काफी गहराई तक विकसित होगा। नंबर 2 तना मोटा एवं मांसल हो जाएगा। और नंबर 3 उसके पत्ते कांटे में, महीन कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण वाष्पसंचरण क्रिया कम होती है और ये जल के क्षति को रोकने में सक्षम हो जाते हैं। तो आइए मेरे बच्चों अगला सवाल। अल्कोहल के दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इन आवर सोसाइटी या इन आवर बॉडी। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, अभी जिस उम्र में हैं आप लोग, उस उम्र में अल्कोहल के इफेक्ट की जानकारी होगी भी और रखनी भी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल हमारे शरीर के लिए और हमारे समाज के लिए अत्यधिक हानिकारक है, अत्यधिक घातक है। और आप देखे होंगे परिवार में, समाज में, टोले मोहल्ले में कई परिवार ऐसे होंगे जो अल्कोहल के प्रभाव से, अल्कोहल के सेवन से उसका परिवार बर्बाद हो गया होगा, तबाह हो गया होगा। तो आपको जानकारी पड़ोसियों से भी मिली होगी, अपनों से भी और रिश्तेदारों से भी मिली होगी कि अल्कोहल का क्या क्या प्रभाव है। और बाकी प्रभाव आप मुझसे सुन लें, हम बता देते हैं, है ना मेरे बच्चों। जो जानकारी आपको है अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि आप देखे होंगे, लोगों को प्रैक्टिकली देखे होंगे अपने जीवन में कि आपके समाज में, आपके परिवार के अगल बगल भले अच्छे इंसान, भले मानुष, जेंटिल इंसान, और शराब के कारण उसके कैसा उसका हाल हुआ, कैसी उसकी जिंदगी गुजरी, उसके बाल बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके घर पर क्या प्रभाव पड़ा, आप इससे अवगत होंगे या नहीं तो जानकारी जुटा लेंगे। चलिए नंबर 1 कि लगातार अल्कोहल के सेवन करने से नर्वस सिस्टम शिथिल हो जाता है और नर्वस सिस्टम के शिथिल होने के कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अल्कोहल के सेवन से आर्थिक तंगी आ जाती है। अल्कोहल के सेवन से कई प्रकार के खतरनाक बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। अल्कोहल के सेवन से सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। अल्कोहल के सेवन से जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसमें कमी आ जाती है। अल्कोहल के सेवन से उसके बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाता है और अल्कोहल के सेवन से पारिवारिक जीवन भी बेघर हो जाता है, दूभर हो जाता है। समझ में आ गया मेरे बच्चों, ये है अल्कोहल के प्रभाव। अब आइए हम लोग देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। इन्नेट इम्यूनिटी, ये इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षी। आप प्रतिरक्षी के बारे में जानते होंगे कि ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जो बीमारी से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, उस सुरक्षा तंत्र को ही हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यहाँ पर है प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक जन्मजात, एक जन्म के बाद उपार्जित। तो जो हमको अभी जो बताना है वो है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं जो प्रतिरक्षा जन्म से मौजूद हो, उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे हमारा त्वचा, जैसे आँख, जैसे मुंह के लार, आँख के आंसू, ब्लड के जो WBC है, ठीक है, आमाशय के जो HCl है, ये सब के सब हमारे इन्नेट इम्यूनिटी होते हैं। फिर ध्यान रखिए, एक कई हम लोग बांटते हैं, फिजिकल इम्यूनिटी, बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनेन, सेलुलर बैरियर, ये सब के सब आता है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत। और ये सारे के सारे इम्यूनिटी हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। अब मेरे बच्चों अगला सवाल है 15वां सवाल, यह ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करना है। मेरे प्यारे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आप पढ़े होइएगा, 6ठा चैप्टर में पढ़े होइएगा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में।
के न्यूक्लियस में, याद रहे न्यूक्लियस में, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है और डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, एमआरएनए जो बनता है, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, तो न्यूक्लियस में डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। मेरे बच्चों, ये जीन एक्सप्रेशन मेथड है, इसको हम लोग जीन एक्सप्रेशन के अंतर्गत भी लाते हैं, क्योंकि डीएनए से ये जीन स्थानांतरित होता है एमआरएनए के रूप में, और ये प्रोटीन निर्माण करने की इनिशियल स्टेज भी होता है, ये आरंभिक अवस्था भी होता है। तो एक लाइन का परिभाषा है मेरे प्यारे कि डीएनए से आनुवंशिक पदार्थ को एमआरएनए के रूप में स्थानांतरित होने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्लियर है? आज मेरे बच्चों, अब देखिए हम लोग को बायोपायरेसी, जैव डकैती, डकैती का नाम तो सुने हो जाएगा, चोरी भी होता है छुपा करके, और डकैती होता है दिखा करके, जबरन छीन करके ले जाना, जबरन किसी का सामान उठा के चल देना, इसको हम लोग डकैती कहते हैं। तो डकैती यहाँ पर हम लोग बायोपायरेसी, जैव डकैती मतलब क्या हो गया कि किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा या किसी बाहरी देश के द्वारा किसी देश के संसाधनों का उपयोग बिना अनुमति के और बिना क्षतिपूर्ति के भुगतान का करता हो तो हम उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। मतलब जबरन वो आकर के हमारे संसाधन का उपयोग करे, न तो हमारी अनुमति ले, न हमारे क्षतिपूर्ति का भुगतान करे, और जबरन हमारे संसाधन का उपयोग करे, तो इसी को हम लोग कहते हैं बायोपायरेसी। समझ में आ गया मेरे बच्चों? अब देखिए अगला सवाल है, मेंडल के सफलता के क्या कारण थे? आप लोग पढ़े होंगेगा मेरे क्लास में, ऑफलाइन में, और दूसरे जगह भी आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पढ़े होंगेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो मेंडल ने मटर के पौधे में, गार्डन पी प्लांट पर प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद उनको सफलता मिली। किसके लिए? जेनेटिक कैरेक्टर इनहेरिटेंस, आनुवंशिक गुणों के वंशागति के नियम को प्रस्तुत करने में। तो सफलता के कारण क्या थे भाई? सफलता के कारण थे कि पहले तो एक वर्षीय पौधे को चुने, और ऐसा पौधा जो हर मौसम में हर जगह उगाया जाता हो। तो एक तो पौधे का सिलेक्शन वो बहुत शानदार किए। नंबर 2, वो ऐसा पौधा, मटर के पौधा जिसमें उन्होंने 7 विपरीत लक्षण उसको एक ही पौधा में मिल गया, तो अलग अलग लक्षणों की प्राप्ति के कारण। और तीसरी बात, उस पौधे में जो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन आसानी से होता है उसके कारण। और चौथी बात, इससे प्योर लैंड प्लांट अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। इन सारे कारणों से मेंडल को इस प्रयोग पर सफलता मिली। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंडल के प्रयोग को सफल होने में कई कारण सहायक। अब आइए हम लोग देखते हैं कपलिंग और रिपल्सन। कपलिंग क्या होता है मेरे बच्चों? कपलिंग जैसे देखिए, जब दो गैमेट के जायगोट आपस में जुड़ते हैं, दो गैमेट के जायगोट, जो दो गैमेट के जो क्रोमोसोम होते हैं, वो दो गैमेट के क्रोमोसोम जब आपस में जुड़ते हैं, हम इस क्रिया को कपलिंग कहते हैं। और रिपल्सन, जब पेयर जीन आपको अलग हो जाते हैं, अगले जनरेशन में जाकर के जब अलग हो जाते हैं, तो हम इसको रिपल्सन कहते हैं। अगले जनरेशन में जब पेयर जीन का अलग होना रिपल्सन कहलाता है। अब देखिए, अब आप लोगों को 19 का क्वेश्चन बता रहे हैं। 19 का डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 2 एंजाइम को लिखना। और देखिए, एक बता रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी तो बीत चुका, लेकिन अगल बगल में गीत नाच चल रहा है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपको लक्ष्य निर्धारित करना है 2 फरवरी को परीक्षा पर, अर्जुन के बाण के तरह से उसी पर लक्ष्य निर्धारित करना। जैसे अर्जुन का जो बाण का जो ध्यान था,
वो चिड़िया के आंख पर था, पेड़ के पत्ते पर नहीं था मेरे बच्चों। इसलिए आपका ध्यान अहमद सर के आंसर पर होना चाहिए, न कि अगल बगल के म्यूजिक पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप देखिए 19 का सवाल है कि डीएनए के रेप्लिकेशन में जो इंजाइम भाग लेते हैं उसका बताइए। दो इंजाइम, एक है हेलिकेज और दूसरा है परमिएज। हेलिकेज जो होता है वो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में सहायक होता है, और परमिएज जो होता है उसका जो रीस्टैंड फॉर्म करता है उसमें सहायक होता है। तो अब आइए आपको 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोपेगेशन। और इसके कारण इससे जो उत्पादित पौधा होता है उसकी उपयोगिता या विशेषता क्या है। तो मेरे बच्चों, माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं कि टिश्यू कल्चर में या टिश्यू कल्चर के द्वारा बड़े स्तर पर, कॉमर्शियल लेवल पर जो हम नए पौधे, छोटे पौधे का उत्पादन करते हैं, हम इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। और माइक्रो प्रोपेगेशन में हम लोग मुख्य रूप से हम लोग जो है जो सब्जी के वाला पौधा और फल वाले पौधे को विकसित करते हैं। तो फल और सब्जियों का उत्पादन जो होता है पौधे का बड़े पैमाने पर, वो माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा होता है। और माइक्रो प्रोपेगेशन एक प्रकार के प्लांट ब्रीडिंग मेथड होते हैं, और इस विधि से जो पौधा उत्पन्न होता है वो अधिक उपज देने वाले भी होते हैं और इसके फूल फल बड़े साइज वाले भी होते हैं। अब आइए हम लोगों को देखना है लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन ये तो हो गया आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए 20 क्वेश्चन है, लेकिन मेरे बच्चों 20 इस बार भी आपको पूछा जाएगा 20 एग्जामिनेशन में, लेकिन आंसर देना है सिर्फ 10 का। आप चुन करके जो आपको द बेस्ट लगे उसका आंसर ही देना, चुन करके जो अच्छा लगे और आपको उसका आंसर सही मालूम हो, आप उसको चुन करके मात्र 10 लिखना। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए टिश्यू कल्चर पर प्रकाश डालना है। टिश्यू कल्चर क्या है? तो देखिए टिश्यू कल्चर है रासायनिक पोषक घोल में, ये क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है क्वेश्चन, आंसर भी आप समझ लेंगे, हम इसका एक्सप्लेन कर देते, लेकिन अगल बगल जो है ज़्यादा साउंड तेज हो गया है, इसमें करके डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। आप लोग इसको देख लेंगे और इसको एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे और इसके आंसर को भी याद करने का प्रयास करेंगे, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होगा। थैंक यू।